सर स्लाइड शो हो रही है? यस सर। हेलो। यस। ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ, सुना दीजिए। यस सर, आवाज सुनाई दे सुनाई दे रही रही है, सर? आवाज आ रही है। जी सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैसा सर। कि हम लोग गांधी जी के शैक्षिक कुल के बारे में। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग गांधी जी के शैक्षिक चिंतन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी। अब गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसके कुछ गुण और कुछ दोष बाकी रह गए थे, तो हम पहले गुण पे चर्चा कर लेते हैं कि गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसमें क्या गुण थे और क्या दोष थे। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक शिक्षा के गुण। सर अगर आवाज बीच में ना आए तो बता दीजिएगा सर, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। ओके ओके, यू कंटिन्यू। जी सर। इस जी सर, पहला पॉइंट इसमें आत्मनिर्भर योजना। हाँ, गांधी जी बेसिक शिक्षा, जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, उसके द्वारा वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम हम्म। बालक को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जब बालक शिक्षा ग्रहण करके विद्यालय से बाहर निकले, तो वो इतना आत्मनिर्भर रहे कि वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। इसीलिए गांधी जी अपनी बेसिक शिक्षा में हस्तकौशलों पर विशेष ध्यान हाँ, देते थोड़ा थे। लगा दो। और बारिश आ रही है, ही गंदा नहीं गांधी हुआ। जी ये भी मानते थे कि जो एक प्रारंभिक या बेसिक शिक्षा हो, वो निःशुल्क हो, अनिवार्य हो, सबको मतलब इधर थोड़ा ले लीजिए। बेसिक शिक्षा सबको मिलनी हाँ। चाहिए। इसके सबका नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया था। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी चाहते थे कि बालक बालक का अगर शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होगा, तो ना ही उसका मानसिक विकास सही ढंग से हो पाएगा, और ना ही वो अपने समाज में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएगा। इसलिए गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन के द्वारा, मतलब गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वास्तविक जीवन की तैयारी। हमारा जो देश गांवों का देश है, बेसिक हमारा देश गांवों का देश है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं पशुपालन और हस्तकौशल जैसे कटाई, बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी, दी जानी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा भारत देश भारत देश भारत कृषि प्रधान देश है और एक गांव का देश है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जनसंख्या है गांव में निवास करती है। इसलिए बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हो। ऐसी शिक्षा भी न दी जाए कि जो उसके क्षेत्र विशेष से संबंध न रखती हो, और जब बालक शिक्षा ग्रहण करके निकले तो अब उसे दर दर भटकना पड़े किसी रोजगार के लिए। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि बालक को उसके क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। और गांधी जी व्यवहारिक ज्ञान पे ज्यादा विश्वास रखते थे कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दी जाए, जिससे वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने समाज में रहकर अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या। बेसिक शिक्षा भारतीयों के वास्तविक जीवन से संबंधित है।
इसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आवश्यक विषयों और सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंदुस्तानी यानी पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा की पाठचर्या थी, इसके द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास मतलब सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा की जो पाठचर्या बनाई गई थी, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। यह एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, ये पूरे भारत देश के लिए, जो पूरे भारत देश के सभी बच्चे हैं, मतलब इसमें एक विशेष क्षेत्र का नाम नहीं लिया। इसमें हिंदुस्तानी का मतलब पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसकी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है वर्ग भेद की समाप्ति। हमारे देश में कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, तो गांधी जी का मानना था कि बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रूप तो सर इसमें कहाँ तक हो गया था सर? आप मतलब वर्ग भेद तक हो गया था? हेलो, हाँ, कंटिन्यू। आवाज आ रही है मेरी? यस यस। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी आवाज आ रही। हेलो, जी 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 सर। शारीरिक और मानसिक श्रम में अंतर की समाप्ति। सर आवाज क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। सर आवाज क्लियर कंटिन्यू करिए सर। जी जी जी। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज लोग जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसके द्वारा अंग्रेज भारतीयों को थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा के बाबू बना देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने कामों के लिए यूज करना था, इसलिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही जो वर्ग भेद आ गया था। मतलब जो अंग्रेजी सीख लेते, जो अंग्रेजी जान लेते तो अपने आप को बहुत ऊंची पदवी पे समझने लगते थे। जो भारतीय थे लेकिन फिर भी वो समझते थे कि हम अंग्रेजी हैं, जिससे इसलिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया था। और जिसके द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, वो दूसरे लोगों का शोषण करते थे। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वाले को है समझने लगे। कहने का मतलब है कि जैसे जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर ले रहा था, तो उसको जो काम करते थे उनको थोड़ा आराम वाला काम मिल जाता था, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे व्यक्ति, मतलब जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, तो उनको बहुत ही वो हे दृष्टि से देखते थे और उनका बहुत ही शोषण किया जा रहा था। इसीलिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसमें अंग्रेजी को स्थान न देकर उसमें मातृभाषा को विशेष स्थान दिया गया था। अगला पॉइंट है इसमें क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि जो गांधी जी थे, उनकी जो बेसिक शिक्षा की पाठचर्या थी, उसमें क्रियाओं पे ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि किसी भी कार्य को बालक अगर करेगा, तो उस कार्य को ज़्यादा दिन तक उसके मस्तिष्क में स्थायी बना रहता है और वो सीख जाता है अच्छे से। इसलिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसमें जो शिक्षा दी जाती थी, क्रियाओं पे ज़्यादा आधारित थी। अगला पॉइंट है इसमें समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं का एकीकरण।
बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रिया को अभिन्न माना जाता है और पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं को किसी हस्त कौशल अथवा उद्योग अथवा प्राकृतिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से एक इकाई के रूप में विकसित किया। मतलब गांधी जी का मानना था कि जो क्रियाएं मतलब गांधी जी का ये मानना था कि जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है क्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे जो हमें उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो ज़्यादा दिन तक अस्थायी बना रहता है। इसलिए गांधी जी मानते थे कि सभी ज्ञान को क्रियाओं के माध्यम से करके और हस्त कौशल मतलब जो गांधी जी की पाठ्यचर्या थी उसमें हस्त कौशलों को विशेष स्थान दिया गया। उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्योंकि किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होगा वो ज़्यादा दिन तक स्थायी होगा। तो गांधी जी का मानना था कि इन क्रियाओं को और ज्ञान को एकीकरण मतलब एकीकृत करके बालक को सिखाया जाए। इसमें अगला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। जैसा कि गांधी जी मानते थे कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी सिर्फ हमें मानसिक गुलाम बनाती है, इसलिए जो बेसिक उससे रिलेटेड हम उसको उसकी भाषा मतलब उसके जो क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उससे रिलेटेड हम उसको ज्ञान देंगे तो वो अच्छे से उसे सीख पाएगा। और अंग्रेजी क्योंकि उसके पहले जो शिक्षा दी जा रही थी तो जो शिक्षा अंग्रेजी के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही थी, इसलिए गांधी जी ने मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय और समाज के निकट का संबंध। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों का भारतीय जनजीवन से निकट का संबंध नहीं था, लेकिन बेसिक शिक्षा में विद्यालय और समाज के इस अंतर को समाप्त कर दिया था। कहने का तात्पर्य है कि जब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग थे तो वहाँ पे मतलब सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे और जो एक बहुत बड़ा समुदाय था, बहुत बड़ा वर्ग था, वो शिक्षा से वंचित रह जाता था। इसलिए गांधी जी ने क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी उसका समाज से कोई संबंध नहीं था। और जब बेसिक शिक्षा गांधी जी की जब बेसिक शिक्षा आई तो उसके द्वारा जो ये वर्ग भेद था, क्योंकि गांधी जी सभी के लिए एक समान शिक्षा की बात करते थे और गांधी जी का मानना था कि सभी शिक्षा जो है सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। बेसिक शिक्षा के दोष अब देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा की इतने गुण होने के बावजूद भी मतलब इसमें क्या क्या दोष थे। अब हम लोग उसके दोषों की चर्चा करेंगे। पहला है अपूर्ण योजना। कि इसे तो हम एक राष्ट्रीय योजना कह सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना ही है। फिर भी इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, नगरीय बच्चों की आवश्यकताओं का नहीं। कहने का तात्पर्य है यह एक राष्ट्रीय योजना जरूर थी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। उसमें जो शहरी क्षेत्र के बच्चे थे उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया था। बेसिक शिक्षा में 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की भी बात की गई है। उसकी पाठ्यचर्या केवल इसी आयु वर्ग के बच्चों की ओर और वह भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई।
कहने का तात्पर्य है कि जो बेसिक शिक्षा थी इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। और इसमें जो और और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, इसमें जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए और इसमें जो आ, और सिर्फ प्राथमिक लेवल की ही बात की गई है इसमें, 7 से 14 साल। बाकी इसमें जो न माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा को जोड़ा गया है और ना ही उच्च शिक्षा को इसमें कहीं भी स्थान दिया गया है। इसलिए इसमें जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का भी अभाव मिलता है, इसलिए भी यह योजना थोड़ी अपूर्ण रही, मतलब पूरी नहीं हो पाई। फसलों पर अधिक बल। हम्म। शिक्षा में सबसे अधिक हस्तकौशलों की शिक्षा पर बल दिया गया था। इसकी पाठ्यचर्या से अन्य विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देने पर बल दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या थी उसमें हस्तकौशल को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसमें जो इनकी पाठ्यचर्या थी इसका जो केंद्रीय बिंदु था वो था हस्तकौशल की, मतलब बच्चों को किसी हस्तकौशलों पर विशेष बल दिया गया था। इनकी पाठ्यचर्या का जो टाइमिंग था, मतलब पाठ्यचर्या में जो समय दिया गया था कि विद्यालय में कितने कितने घंटे किन किन विषयों को पढ़ाया गया, तो उसमें 5.5 घंटा की जो पाठ्यचर्या थी उसमें 3 घंटा 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ मिनट का समय जो था अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए दिया गया था। जिससे मतलब ये भी इनकी जो पाठ्यचर्या इसका सबसे बड़ी जो की शिक्षा थी इनमें इसमें ये भी बहुत एक बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य किया गया था, सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था हस्तकौशलों पर दिया गया था। अगला पॉइंट है कच्चे माल की बर्बादी। छोटे छोटे बच्चों से उत्पादन की आशा करना पूरी कल्पना का विषय है। जो कुछ भी बच्चे स्कूल में बनाते हैं वह उपयोग करने योग्य नहीं होता है, इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। इस योजना में कच्चे माल की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। कहने का तात्पर्य है गांधी जी जो हस्तकौशलों पर विशेष ध्यान देते थे, इसके द्वारा जो बालक हैं वो कुछ भी जो 7 से 14 साल के बच्चा है कितनी अच्छी वस्तु बना पाएगा। जब वो वस्तु अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में उसे हम बेच नहीं पाएंगे। इसके मतलब इस योजना में सिर्फ और सिर्फ जो कच्चा माल था उसकी सिर्फ बर्बादी की गई, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया, ना ही सही ढंग से उसका उपयोग हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समय और शक्ति का अपव्यय। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्तकौशल में दक्षता प्रदान करना संभव नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कितना भी हम कोशिश कर लें उन्हें हम किसी उद्योग धंधे के काबिल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उतनी समझ, उतनी सोचने की क्षमता नहीं विकसित हो पाती उस समय। बेसिक शिक्षा में न तो शिक्षा में बच्चों को किसी हस्तकौशल में दक्ष किया जा सका और ना ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को स्कूलों का व्यय निकाला जा सका। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जो बेसिक शिक्षा थी गांधी जी की उसमें जब हम उसमें बच्चों को किसी भी प्रकार के हस्तकौशलों में दक्ष नहीं किया जा सका, ना ही उन्हें किसी प्रकार के कुटीर उद्योग के काबिल बनाया जा सका। सिर्फ और सिर्फ सर 2-3 पॉइंट बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, आप इस संदर्भ देख लीजिए सर। यस बाकी 2 पॉइंट हैं बोल दे रहे हैं। यस रेफरेंस आप दिखाइएगा और ऐसे ही कर दीजिए आप। जी सर, और इसी तरह बोल दे रहे हैं, 2 पॉइंट बचा है सिर्फ। हाँ, क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा आपका। देखिए आप लोग संदर्भ ग्रंथ सूची देख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। बस सर 2 ही पॉइंट बचे हैं कि धार्मिक शिक्षा का अभाव था, इनके मतलब बोल दे रहे हैं सर, बता दे रहे हैं सर। यस नहीं दे रहा सर। यस कंटिन्यू।
शिक्षण विधि का अस्वाभाविक, हम्म। इसमें जो मतलब हमारा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट था, शिक्षण विधि का अस्वाभाविक। बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार शिक्षण करने की बात कही गई थी, वह स्वाभाविक विधि है, एक स्वाभाविक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि, परंतु जबरन समवाय करने में उनकी स्वाभाविकता प्रभाविकता दोनों समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें अनुकरण, जो बेसिक शिक्षा में विधियां थी शिक्षा प्राप्त करने की, अनुकरण थी, सहसंबंध विधि थी, इन सब विधियों के द्वारा जो शिक्षण शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई थी, वो एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक विधि थी, लेकिन उनको जबरदस्ती एक एक करके एकीकरण के द्वारा, मतलब जो एकीकरण की बात की गई थी कि सभी को एकीकरण करके उन विधियों को एकीकरण करके पढ़ाया जाए, तो उसके द्वारा उनकी जो स्वाभाविकता थी और प्रामाणिकता, ये दोनों ही प्रभावित हो रही थी। क्योंकि एकीकरण करना और सर वाइस नहीं आ रही है। तो ये भी इनकी बेसिक शिक्षा की एक दोष था। अगला था श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। पाठचर्या के कुछ विषय एवं क्रियाओं को समन्वित रूप से विकसित करना संभव भी होता है, तो दूसरी समस्या उपस्थित होती है किसी विषय अथवा क्रिया को उसके तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने की। कहने का तात्पर्य है कि जो बेसिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी, उनमें जो विषय थे, मतलब गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब विषयों को क्रियाओं के द्वारा अगर हम मतलब बच्चों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ा दें, सिखा दें, फिर भी लेकिन उसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है तार्किकता की। ये कुछ लॉजिकल बातें भी होनी चाहिए। किसी भी पाठ को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका उसमें कुछ लॉजिक भी होना चाहिए कि उसका समाज में क्या उपयोगिता है, इस तरीके से मतलब बच्चों को जरूर बताना चाहिए। अगला है धार्मिक शिक्षा का अभाव। बेसिक शिक्षा को भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जा सकता है, और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें भारतीय समाज के आधारभूत धर्म की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया, लेकिन नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, उसे हम भारत में भारत की शिक्षा का आधारभूत स्तंभ मान सकते हैं, लेकिन स्थान दिया गया है। नैतिक शिक्षा मतलब जैसे हमें अपने बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, और अपने समाज के जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका हमें किस तरह से पालन करना चाहिए, जिसकी बेसिक शिक्षा में जो उनकी पाठचर्या थी उसमें बात की गई थी। हो गया सर। ओके। इसी के साथ हमारा ये गांधी जी का शैक्षिक चिंतन जो था समाप्त होता है। संदर्भ सूची तो हमने आपको दिखाई थी पहले से। आप लोग देखिए इसमें क्या क्या एरर्स हैं इस संदर्भ ग्रंथ सूची में। बताइएगा प्लीज़। देखो पहले तो इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में इसमें पेज नंबर्स नहीं लिखे गए हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो रेफरेंस आपका लिखा गया है, और जो चौथे नंबर में आपका रेफरेंस लिखा गया है, उस बुक का राइटर का नेम क्या है आपने देखा है? पांडे आर है या कोई दूसरा राइटर है? कौन है?
इनका पूरा नाम नहीं आपने लिखा है, आर.एस. पांडे की बुक है ये, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक। ओके, आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, इसमें देखिएगा आर.एस. पांडे की ये बुक है, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक। और जो शिक्षक और जो संस्करण के बीच में आपने ब्रैकेट लगाए, इसमें आपको स्पेस देना चाहिए था, आपने किसी में भी स्पेस नहीं दिया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। ठीक है, और बुक्स नेम भी लिखिए, वो सॉरी पेज नंबर। और आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्या सर? कौन सी बुक सर? जो चौथे नंबर पर बुक है, पांडे आर.एस. पांडे की बुक है। हाँ सर। सर ये राम सकल पांडे वाली? हाँ, राम सकल पांडे की बुक है ये। राम सकल पांडे। सकल का इन्हें गीत नहीं। ठीक है, आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जो इनका लास्ट में पॉइंट था एक, जो बेसिक शिक्षा के दो, मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। जैसे अपूर्ण योजना, जो इनकी पहला पॉइंट था अपूर्ण योजना, इसमें क्या इन्होंने बताया है कि ये लोग मानते हैं इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है, लेकिन ये योजना केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना थी। मतलब जो इसका रूपरेखा कह रही है वो केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का रूप कह रही है। और ये शिक्षा जो है अपूर्ण इसलिए कही गई क्योंकि ये केवल ग्रामीण बच्चों में इन हस्तकौशलों की शिक्षा, क्योंकि नगरीय बच्चों की इन चीज़ों की आवश्यकताएं, मतलब इन चीज़ों को वहाँ पर नहीं सिखा सकते, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। जैसे हस्तकौशल में आप लोग कई सारे ले सकते हो, जैसे ग्रामीण में होते हैं मिट्टी के बर्तन भी बनाने, मिट्टी के चीज़ें बनाने हैं, रस्सी बनाना, या कहीं भी ऐसे कई सारे ग्रामीण कार्य होते हैं जो वहाँ पर सिखाए जा सकते थे। लेकिन नगरीय बच्चों में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, इनके लिए कोई भी रूपरेखा नहीं दी गई थी। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया था, उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव, मतलब जो ये शिक्षा इन्होंने दी थी केवल बेसिक शिक्षा के आधार पर 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की बात इन्होंने की है, और इसकी पाठचर्या भी इसी आयु वर्ग के बेसिस पर इन्होंने निर्मित की है। और ये पाठचर्या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। और इसमें अभाव क्या था, इसमें माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की पाठचर्या इसमें जोड़ी ही नहीं गई। उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने कुछ बात ही नहीं की है। मतलब यह है कि 7 से 14 आयु वर्ग तक ही बच्चे पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में मीन्स बेसिक शिक्षा ही ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या बच्चे आगे पढ़ने की योजना या पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब ये भी एक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्राप्त ही नहीं करेंगे, मतलब ये भी शिक्षा को शामिल करना चाहिए। तो ये भी एक दोष है इसका, मतलब शिक्षा एक क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए। पहले ही बात की जा चुकी है, नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त ये शिक्षा थी। मीन्स जो इनका पाठ्यक्रम था, पाठचर्या की रूपरेखा थी, ये केवल ग्रामीण देशों के लिए ही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों के, नगरीय क्षेत्रों के लिए ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। ये एक सबसे बड़ा दोष है। कह सकते हैं बेसिक शिक्षा भारत की ये, या एक मान सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा बनाई गई थी वो भारत की केवल एक निर्धन जनता के लिए बनाई गई थी। ठीक है, मीन्स उसमें जो उच्च वर्ग के थे, जो जिनके पास में पैसे की कमी नहीं थी, उनके लिए इसमें अभाव था। मीन्स उनके क्या, जैसे निर्धन बच्चे हैं वो उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके ये कार्य कर सकते हैं, जिनके पास में पैसे हैं, जिनके पास में अमीर लोग हैं, वो क्या वो इन चीज़ों का अध्यापन कार्य कराएंगे, जो भी अभिभावकगण हैं। तो ये भी इसमें एक दोष होगा।
हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल। जैसे इनकी रूपरेखा जो इन्होंने बनाई थी पाठचर्या की, वो 5 घंटे 30 मिनट की रूपरेखा बनाई थी, जिसमें से हस्त कौशल के लिए इन्होंने 3 घंटे 20 मिनट निर्धारित किए थे। अब ये बताइए, अगर कोई भी आप इस विद्यालय में पढ़ने जाओगे, 3 घंटे 20 मिनट आप कार्य करोगे, तो वो और केवल आपका जो समय शेष बचा 2 घंटे 10 मिनट, उस समय में आप विभिन्न विषय, बहुत सारे विषय, ऐसा नहीं कि 2 विषय हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें गणित भी पढ़ना, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना, विज्ञान भी पढ़ना, शारीरिक शिक्षा भी करना और हिंदी भी पढ़ना, मातृभाषा भी पढ़ना, मीन्स बहुत सारे ऐसे विषय पढ़ने हैं। और उसके बाद में शारीरिक शिक्षा के लिए इन्होंने केवल 10 मिनट निर्धारित किया था। ऐसा कौन सा ऐसा शारीरिक शिक्षा, अगर शारीरिक शरीर को मजबूत करना है तो 10 मिनट में हम किस शरीर, जैसे पीटी ही अगर आप करने जा रहे हो मैदान में, तो 10 मिनट में आपको लाइन सीधी करने में ही लग जाते हैं और उसके बाद में और भी कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि इन्होंने हस्त कौशल पर अत्यधिक बल दे दिया, जिससे कह सकते हैं विद्यालय एक विद्यालय के रूप में ना रह करके एक कारखाने के रूप में रह जाएंगे। वहाँ पर लोग अपनी आमदनी के लिए कार्य करने लगेंगे और जो वहाँ के टीचर्स हैं वो भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक कह सकते हैं कि ये एक दोष है। कच्चे माल की बर्बादी, जब आप छोटे बच्चों को सिखाओगे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी और जो भी कच्चा माल आएगा उसमें बर्बादी ही होगी और जो कच्चा माल है उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये भी एक दोष होगा। अब आप छोटे बच्चों से कितना उत्पादन की आप कि वो किस प्रकार से उत्पादन कार्य कर सकते हैं। जैसे आप अपने ही घर में देखते हो, छोटे बच्चों को कोई भी कार्य दे दिया जाता है कि ये आप कार्य कीजिए, या कुछ भी करते हैं किचन से लेकर, जैसे छोटे गर्ल्स हैं या कोई भी, आप ही बड़े हो या बाहर रहने रूम पे आए हो, अगर आप खाना बनाना भी सीख रहे हो तो आपको रोटी बनानी होती है, तो उसमें कह सकते हैं कुछ ना कुछ आपका आटा या कुछ भी बर्बाद होता ही है। मीन्स कह सकते हैं कि कच्चा माल थोड़ा ना थोड़ा आपका बर्बाद ही होगा और जो भी उसका उत्पादन होगा उसमें कितनी क्वालिटी होगी, उसका बेंचमार्क कितना होगा, जिससे वो मार्केट में उसका उचित दाम मिल सके। ये भी कह सकते हैं कि इसका एक दोष है। और समय और शक्ति का अपव्यय, मीन्स जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्त कौशलों की दक्षता प्रदान कराई जाएगी तो उनका जो समय और शक्ति का भी अपव्यय होगा, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे कुछ किसी और कार्य में लगा दिया जाएगा, कोई और हस्त कौशल सीख रहे हैं लेकिन वो उस हस्त कौशल में निपुण नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद में जब वो दूसरा कार्य चुनते हैं, दूसरे कार्य में भी नहीं निपुण हो पा रहे हैं, तो इसका समय और शक्ति भी बर्बाद होती जाएगी और कच्चा माल तो बर्बाद होना ही होगा। तो ये कह सकते हैं कि समय और शक्ति दोनों का भी अपव्यय होगा। शिक्षण विधि अस्वाभाविक, इन्होंने जो बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार शिक्षण करने की बात कही है वो क्या थी, एक स्वाभाविक विधि है, मनोवैज्ञानिक ही विधि है, परंतु जब उन्होंने क्या किया, समवाय करने में उसकी स्वाभाविकता और प्राथमिकता दोनों ही समाप्त हो जाती है। समवाय करने में, समवाय में से यहाँ पर सहसंबंध होगा और जब इसमें करेंगे स्वाभाविकता और प्रभाविकता दोनों समाप्त हो जाएंगे। और इन्होंने पाठचर्या के समस्त विषयों की क्रियाओं में एकीकरण करना और वो भी किसी हस्त कौशल, उद्योग, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक क्रिया को केंद्रीय विषय मानकर, ये भी एक इसका दोष ही है। श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव, मीन्स कहते हैं जब आप किसी विषय वस्तु को एक दूसरे से मीन्स क्रियाओं में इसको आप समन्वित करेंगे और एक दूसरे विषय को समवाय करेंगे, मीन्स सहसंबंध करेंगे, तो एक क्रमबद्ध शिक्षण नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग कोई भी शिक्षण कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे दर्शन विषय ही पढ़ा रहे हैं, तो उस दर्शन विषय को पढ़ाते पढ़ाते हम कहीं दूसरे संबंध से कोरिलेट करते चले जाएंगे, तो कह सकते हैं कि इसमें क्रमबद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रमबद्धता भी आवश्यक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप दूसरा प्रेजेंटेशन रेडी रखिए।